हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का डिस्कशन जो आज हम आपसे बातचीत करेंगे, वो डिस्कशन कुछ अलग तरह का है। थोड़ा-सा ये वैरी करेगा बाकी चीज़ों से। आज हम जो बातचीत करेंगे दोस्तों, वो ये देखेंगे कि नीट 2023 के लिए या फिर 24 के लिए हम बायोलॉजी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें 360 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो 360 में से हम यही चाहते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर पाएँ। हर बच्चा यही चाहता है कि 360 में से 360 आए, पर नहीं भी तो 350, 40, 345 तक भी अगर नंबर आते हैं तो सिलेक्शन के लिए काफ़ी हद तक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या किया जाए, कम से कम मेहनत में, कम से कम मटेरियल को यूज़ करके हम कैसे मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर बायोलॉजी में लाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना, बहुत सारी रेफरेंसेस बुक, कोचिंग मॉड्यूल्स या इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है, क्यों ना मैं सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ूँ और 345 नंबर पाऊँ, 347 पाऊँ, 350 पाऊँ। इस 10 नंबर के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत को अगर मैं अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में लगाता हूँ, तो उधर नंबर बढ़ेंगे। इधर इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कितने बढ़ा लेंगे? 15-20 नंबर, क्योंकि एनसीईआरटी से तो आना ही है 340 नंबर, 350 नंबर के सवाल, और हम तो यही मान के चल रहे हैं कि 360 नंबर के आएँगे। तो फिर आज हम बस इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। मुझे यकीन है कि आप इन बातों को अच्छे से समझ पाएँगे और कोशिश कीजिएगा इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि इनसे हाँ, इतना तो कन्फर्म है कि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी में जो ऑप्शंस होते हैं, वो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। इसमें सबसे पहला है रेफ़रेंस बुक। बहुत सारी मार्केट में रेफ़रेंसेस बुक है एनसीईआरटी की। मैंने कुछ बता रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्रूमेंस, प्रदीप, दिनेश और ऐसे बहुत सारी हैं, एबीसीडी, एडी पता नहीं कौन-कौन सी हैं। पर बात ये है कि जो चैप्टर आपके एनसीईआरटी ने 2, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज में कवर कर दिया है, ये रेफ़रेंसेस बुक्स उनको 20 पेज, 15 पेज में कवर किए हैं। आपको लगता है कि आप 20 पेज की किताब एक बार पढ़ेंगे और बार-बार रिवीज़न आप उस 20-25 पेज की बुक से कर पाएँगे? और अगर आप उसकी रिवीज़न कर भी पा रहे हैं, तो क्या आपको ये बात पता है कि उन 25 पेज, 24 पेज, 30 पेज के जो चैप्टर्स हैं, उनमें से आपके आधे से ज़्यादा तो काम के ही नहीं है। तो फिर जो टॉपिक्स, जो मैटर आपके काम का नहीं है, उनको क्यों पढ़ना? तो दोस्तों, अगर मेरी राय माने, अगर मैं आपको अपना सजेशन दूँ, तो मेरे ख्याल से रेफरेंसेस का बुक बहुत कम से कम करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर किसी खास टॉपिक के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो सिर्फ़ एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक को जाएँ, रेफरेंस बुक से पढ़ें, वहाँ से समझें और वापस फिर शिफ्ट कर जाएँ एनसीईआरटी पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि रेफरेंस बुक आपको हेल्प नहीं करेंगी दोस्तों, कॉम्पिटिशन में पीछे लेके आएँगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि आप कम पढ़ के ज़्यादा गेन कैसे करें, और यहाँ आपको ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कम ही नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप ये जान ही नहीं पाएँगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि रेफरेंस बुक उतना यूज़फुल नहीं होती है। इनसे जितना दूर रहें, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन के पास। जो बच्चे कोचिंग वगैरह जॉइन किए हैं, किसी भी कोचिंग में हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पर भी हो, कोचिंग मॉड्यूल जो भी हैं, वो भी काफ़ी हद तक वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हैं बाहर की। अब बाहर की चीज़ें कवर करने में इनके जो मटेरियल्स होते हैं, ये भी बढ़ ही जाते हैं। इनके मटेरियल्स होते हैं, ये बढ़ ही जाते हैं, ये ज़्यादा हो ही जाते हैं। अब अगर हम आ जाते हैं कि इनके मटेरियल्स को पढ़ने के लिए, तो इनके मटेरियल्स भी कम नहीं हैं, ज़्यादा ही हैं, और किसी चीज़ को आप एक बार पढ़ के अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते। आपको किसी चीज़ को पढ़ना है, और ख़ास करके अगर बायोलॉजी की बात करें, जो कि प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग कंपल्सरी है ही। बिना मल्टीपल रीडिंग के आप कर ही नहीं पाएँगे, आप दिमाग में रख ही नहीं पाएँगे चीज़ें। हाँ, एक बार पढ़ के आप 2 बार पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ें आपके समझ में आ जाएँगी, पर दोस्तों समझ में आने से ज़रूरी है वो हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहे। उसके लिए आपको चाहिए मल्टीपल रीडिंग, और मल्टीपल रीडिंग क्या आपको लगता है कि कोचिंग्स की जो मोटी-मोटी मॉड्यूल्स हैं, उसमें इतनी एक्स्ट्रा सारी चीज़ें दी हैं, आप उन्हें बार-बार पढ़ पाएँगे? वो भी तब जब फिज़िक्स, केमिस्ट्री का लोड एक्स्ट्रा आपके सर पे है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोचिंग मॉड्यूल्स भी उतना बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक हेल्प ले सकते हैं, एक सिंगल रीडिंग ले सकते हैं इनकी, जिनसे आपको एनसीईआरटी समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोचिंग की मॉड्यूल आप एक बार की रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर इन्हें परमानेंट, इन्हें नीट के पर्पज़ से अगर आप यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपका बहुत ही डिज़ास्टर निर्णय होगा, और ये आपको यकीनन आपके मार्क्स कम ही करेगा। एफर्ट आपका पूरा लेगा और मार्क्स आपको बिल्कुल कम करेगा। तो मेरे ख्याल से कोचिंग के मॉड्यूल्स की थ्योरी तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं यूज़ में लेनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, पर वो भी क्वेश्चन वही होने चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हों। अगर एनसीईआरटी से हट के कुछ भी दिया हो, तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आता है नोट्स। आप कई बार किसी टीचर से नोट्स पढ़ते हैं, और टीचर जब नोट्स लिखाता है, तो उसे ये पता है कि लास्ट ईयर्स में, लास्ट 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा है, एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से बनाए हैं। तो जो टीचर होता है, वो कोशिश करता है कि अपने नोट्स में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दे, जो लास्ट 10 ईयर्स या 20 या 30 ईयर्स में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अब क्योंकि टीचर है, वो साल, 2 साल, 3 साल एक्सपीरियंस होगा ही, और क्योंकि उन्हें सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पढ़ानी होती है, तो उनका कमांड थोड़ा अच्छा रहता है। तो बार-बार पढ़ाने से वो थोड़ा तो गेस कर पाते हैं कि कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, किस पॉइंट्स पे क्वेश्चंस पहले आए हैं, अब आ सकते हैं। तो वो
उनकी कोशिश यही रहती है कि आपके नोट्स में वो सारी प्रोबेबल टॉपिक्स, प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके नोट्स में डाल दें, जो एग्ज़ाम्स में आने की संभावना रहती है। और जो आ चुके होते हैं, उनकी भी थ्योरी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके नोट्स में वो इनबिल्ट कर देते हैं। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं ये प्रेफ़र ज़रूर करूँगा कि आप किसी टीचर का नोट पढ़ लें। पर मेन बुक के हिसाब से उसे भी नहीं यूज़ करना है। नोट्स को यूज़ सिर्फ़ इस बेसिस पे करनी है, नोट्स को यूज़ सिर्फ़ इस बेसिस पे करनी है कि आप उस टॉपिक की पकड़, उस टॉपिक में अपनी पकड़ को मज़बूत कर लें। आपको वो टॉपिक थोड़ा-सा बिल्कुल माइनर डीप तक समझ में आ जाए, ताकि जब आप नोट्स को फेंक के एनसीईआरटी पे शिफ्ट करें, तो एनसीईआरटी की लाइन आपके लिए नई ना लगे, एनसीईआरटी के वर्ड्स आपके लिए नई ना लगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी टीचर से पढ़े हैं, नोट्स कॉपी करके, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने किसी की ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्री, पेड जैसे भी आपने क्लास ली है और अगर किसी टीचर्स का नोट्स आपके पास है, तो मेरे ख्याल से वो बेनिफिशियल होगा 1 या फर्स्ट या सेकंड रीडिंग के लिए। एक बार आप उससे पढ़ लें, एक बार उसका रिवीजन कर लें, बस। तो मेरे ख्याल से नोट्स एक हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है बायोलॉजी में। फिर आते हैं कोचिंग्स के अनदर मटेरियल्स। अनदर मटेरियल में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। कोचिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन की बुकलेट पकड़ाते हैं, ये पकड़ाते हैं, वो पकड़ाते हैं। बात ये नहीं है कि हम ये कह दें वो खराब है, खराब तो नहीं है दोस्त। देखो, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो और वो जो भी चीज़ें वो दे रहे हैं, वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ जाएगा। पर क्या ये ज्ञान आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है? तो इसका जवाब एक मूर्ख व्यक्ति भी दे सकता है कि नहीं, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस काम की चीज़ें पढ़नी है। और काम की चीज़ें सिर्फ़ वही हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनसीईआरटी रिलेटेड है। तो अदर कोचिंग में कोई अदर मटेरियल्स मिल रहे हैं और अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ही आप उसे हैंडल करिए, तो ही आप उसे टैकल करिए। अनदर बिल्कुल उसे उठा के कहीं फेंक दो आप। उसका काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको करने से आप अपनी 2-3 चीज़ें तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला टाइम, दूसरा अपना एफर्ट और तीसरा आप जो थकेंगे उसको पढ़ के वो अलग। और टेंशन इस बात की भी होगी ना कि इतनी सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो इन्हें लॉन्ग टाइम तक दिमाग में प्रिपेयर कर रखें कैसे? तो फेंक दो। अगर आप बायो में आपकी एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें नहीं दे रहे हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी लोग, उन्हें फेंक दो। आपके पास सिर्फ वही होने चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ पॉइंट होने चाहिए, कुछ नहीं। जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो पॉजिटिव है, आप उन्हें यूज़ करें। जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है वो नेगेटिव, उन्हें फेंक दें। थर्ड आते हैं वे लोग जो जिन्हें लगता है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा। तो हाँ, आप लोग कंपटीशन में हैं, तो हाँ, आप लोग कंपटीशन के लिए सीरियस हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ के आप काफ़ी हद तक नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कई हज़ार बच्चों, कई लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हैं सिर्फ कुछ समय देकर। क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिनसे पेपर बन रहा था, जिससे पेपर बन रहा है, और यकीन मानो दोस्तों, आगे आने वाले कई सालों में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और टफ भी होंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि इस सिंपल सी 5-7 पेज की एनसीईआरटी से टफ क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ईजी भी बनाए जा सकते हैं, बनते रहे हैं, पर इस साल टफ आ गया 2022 में, बच्चे हिल गए, कुर्सी हिल गई सबकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर जाएँ। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो, अगर आप फ्रेशर हैं तो किसी कुछ टॉपिक्स के लिए आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कोचिंग के मॉड्यूल पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, टीचर की नोट्स पे डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। बट मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अगर आपने 1 या 2 बार नेट की एग्ज़ाम दे चुके हैं आप, तो बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटली डिपेंडेंसी अपनी दिखानी चाहिए एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, एक-एक उसके फिगर पे अपने को कंसंट्रेट करें, उनकी चीज़ों को समझें, आराम से समझें। यकीन मानो, क्वेश्चन उन्हीं लाइन से बनता रहा है और आगे भी बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन 2 चीज़ों को तो हमने कट कर दिया, रेफरेंस बुक्स और कोचिंग मॉड्यूल को। अब आते हैं एनसीईआरटी पे कि अगर सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ा जाए, तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें? क्या सिर्फ थॉरली लाइन बाय लाइन पढ़ने से चीज़ें हमारी कवर हो जाएँगी? हम याद कर लेंगे? लोग कहते हैं 340, मैं खुद बोल रहा हूँ 350, 345, 360 तक भी काफ़ी मेहनत के बाद आ सकते हैं। तो सिर्फ रीडिंग करने से आएँगे? नहीं मेरे यारों, बिल्कुल रीडिंग करने से नहीं आएँगे। एनसीईआरटी को भी बिल्कुल स्ट्रेटजिक फॉर्म में ही पढ़ना पड़ेगा, और स्ट्रेटजी बहुत सारी होती है, कई टीचर्स की अलग होती है, हर बच्चे की अलग होती है। पर मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटजी मैंने यूज़ किया था, वो काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी सिंपल है। आप कम समय में आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, उन्हें यूज़ कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए एनसीईआरटी को पढ़ने के फॉर्म में कि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ें, किस तरह से एनसीईआरटी को ब्रेक करें, कैसे एनसीईआरटी को स्ट्रेटजी फॉलो करें, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं एनसीईआरटी की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, एनसीईआरटी को 4 पार्ट में तोड़ देना चाहिए। पहला, टेक्स्ट बुक रीडिंग में, दूसरा पीवाईक्यू सॉल्विंग में, तीसरा एनसीईआरटी को बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और चौथा प्रॉब्लम कॉपी में। अब इन चारों फॉर्म कैसे कैसे हैं, किस तरह से करेंगे दोस्तों? मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिर्फ आपने एनसीईआरटी पर आप शिफ्ट कर गए हैं और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो मिनिमम आपकी नज़रों से एनसीईआरटी के हर चैप्टर कम से कम 25 बार गुजरने चाहिए। अगर 25 बार आपके टॉपिक गुजर रहे हैं आपकी नज़र से, तो आपका कमांड बहुत मजबूत हो जाएगा एनसीईआरटी पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको मिनिमम, आपके आने वाले 8-9 महीने हैं, आप एनसीईआरटी 25 बार पढ़ सकते हैं। पहली बार आपको टाइम लग सकता है, दूसरी बार टाइम लग सकता है, तीसरी बार, चौथी, पाँचवीं इसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपकी एक वीडियोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो चुकी होगी, जो कि एनसीईआरटी के पेज को देखते ही वो पूरी पेज को अपने आप स्कैन कर लेगी। तो समय बहुत कम लगने वाला है। होता तो ऐसा है दोस्तों कि जब एग्जाम आता है, तो एग्जाम के 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, बच्चे एक-एक दिन में एक-एक
11th एनसीईआरटी खत्म, 12th एनसीईआरटी खत्म। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी थी, मैं भी कर लेता था, आराम से कर लेता था। और ये पॉसिबल सिर्फ हुआ कि इतनी मल्टीपल टाइम रीडिंग हो चुकी थी कि एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। देखते ही एनसीईआरटी की लाइन अपने आप वीडियोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में आपके सामने अपडेट हो जाती थी। तो 25 रीडिंग मिनिमम है। अच्छा, रीडिंग करने के बाद कैसे रीडिंग करनी, कब करना है, कब नहीं करना है, उसके लिए दोस्तों मैं जो फॉलो करता था या चीज़ें नॉर्मली जो सभी फॉलो करते हैं वो ये है कि मिनिमम 4 रिवीजन तो कंपलसरी है ही, और वो बिल्कुल एक पीरियोडिक फॉर्म में होने चाहिए। जैसे आप जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़े तो आपके सामने नई थी, नई तो खैर नहीं होगी, पहली बार तो कभी कभी पढ़ ही चुके होंगे, अगर मैं फ्रेशर आप नहीं होंगे तो। पर ऐसा मेरा मानना है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, आपने बिल्कुल डिटेल पढ़ी, 5-7 पेज की एनसीईआरटी आप एक दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। आपने अच्छे से पढ़ी, आपकी समझ में आ गया, लेकिन वो आपकी समझ में आया, आपकी मेमोरी में वो फीड नहीं हुआ है। अब आपको ये करना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेटल डाउन कर जाए, बैठ जाए, वो सेव हो जाए। उसके लिए आपको उसका सेकंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए मेरे ख्याल से 8वें दिन पे। ठीक है, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको तीसरा रिवीजन भी करना होगा और वो होगा आपके 16वें दिन पे। क्या ये हो गया सफिशिएंट है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। आपको चौथा भी रिवीजन करना होगा 30वें दिन पे। ये कैसे याद होगा? इसके लिए आपको खुद से एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा, आपको एक अपना चार्ट बनाना पड़ेगा जो आपको ये बताए कि आपने कौन सा रिवीजन कर लिया है, आपके पास कितना दिन बचा है, किस कौन से दिन आपको कौन सा रिवीजन करना है, वो आपके सामने दिखना चाहिए। उसके बाद ज़रूरी ये है कि कुछ भी हो, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके 4 रिवीजन तो हो ही जाने चाहिए। ये मोस्ट कंपलसरी है। अब अगर आप 8, 4, 8, 16, 32 के फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, पर आप किसी भी तरह से आने वाले 30 दिन के अंदर उस चैप्टर की 4 रीडिंग जरूर कर लें। अब आपने टेक्स्ट बुक रिवाइज करने की चीज़ें बता दिया, तो क्या सिर्फ यही करें? नहीं, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोसेस आपके लिए आता है पीवाईक्यू सॉल्विंग। पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है, कब करें, कब करना बेनिफिशियल होगा? हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग पहली बार कर लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। मे बी 30, मे बी 40, 60, 80, 90, 100 तो शायद ना हो, पर हाँ 80 तक आप कर सकते हैं सेव। पर दोस्तों, सेव होने का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो गई है, वो भूलेगी। उसके लिए आपको एक रिवीजन और करना होगा। आपने सेकंड रिवीजन करी 8वें दिन। अब 8वें दिन करी तो आपके दिमाग में अब इन्फॉर्मेशन एक परमानेंट मोड की तरफ बढ़ने लगेगी। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग की तरफ आना होगा। आप मार्केट से आराम से 30-32 साल, 20 साल, 15 साल, मिनिमम 10 ईयर की क्वेश्चंस को कलेक्ट करें और उन्हें सॉल्व करें। आप सॉल्व करेंगे सेकंड रिवीजन में पीवाईक्यू को, यकीन मानो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हो सकते हैं पर कुछ रह जाएंगे। अब जो रह जा रहे हैं इसका मतलब क्या वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं? बहुत कम चांस है दोस्तों कि नहीं दिया हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी में दिया होगा और आप उसको टैकल नहीं कर पाए, आप उसे जान नहीं पाए। तो अब क्या करना है? अब आपको एनसीईआरटी की 3rd और 4th रिवीजन 2 और करना है, जो कि कंप्लीट हो जाएंगे आपके 1 महीने। 1 महीने में जैसे आपका चौथा रिवीजन कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट करना है। दूसरी बार आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। अब जब आप दूसरी बार पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों अब आप नए नहीं हैं, अब आपके पास एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस? एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करने का पूरा और 4 बार एनसीईआरटी रीड करने का एक्सपीरियंस। अब जब आप पीवाईक्यू दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। आपको सारी चीज़ें याद होंगी, आपकी लाइन बाय लाइन आपके माइंड में होगी। क्वेश्चन को किस स्ट्रेटजिक फॉर्म में करना होगा आप उस फॉर्म में कर रहे होंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन आपने पिछली बार नहीं किया था, वो क्वेश्चन पिछली बार आपने टिक किया था, आपने स्टार मार्क्स लगाएंगे और आप देखिएगा, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं बाहर एलियन से नहीं आए, किसी अलग प्लेनेट से नहीं आए, एलियन नहीं लाके दिए, वो उसी फॉर्म में थे, बस आप उसे समझ नहीं पाए, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। अब आपने एनसीईआरटी को 4 बार आपने एनसीईआरटी को, आपकी एनसीईआरटी की 4 रिवीजन हो चुके हैं। अब आपने पीवाईक्यू भी 2 बार सॉल्व कर चुका है। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कि अब उस एनसीईआरटी को मजबूत बनाना है। अब आपको ये भी पता चल गया कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अब आपको ये भी पता चल गया कि पिछले 10 साल में एनसीईआरटी में आए क्या क्या है एनसीईआरटी से, और क्या क्या चीज़ एनसीईआरटी के बाहर है। हालांकि ये बहुत कम होगा बाहर का, पर अब आप दोनों तरह से अपडेट हो चुके हैं। अब काफ़ी हद तक आप युद्ध के लिए तैयार हैं। अब तैयार तो हो गए हैं, पर दोस्तों एक कहावत है कि जो प्रैक्टिस में पसीना बहाता है, युद्ध में उसका खून कम गिरता है, खून कम बहता है। अब आपकी बारी आती है प्रैक्टिस की, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस। और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, इस इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करना है। आपको तुरंत उधर शिफ्ट कर जाना है जहाँ से आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हो, चाहे वो कहीं से मिल रहे हो। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मल क्वेश्चन नहीं चाहिए दोस्तों। अब ट्रेंड बदल रहा है, आपको पता है कि आपको किस तरह के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो लैंग्वेज वाले हो, मल्टीपल चॉइस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, करेक्शन वाले हो, किसी भी तरह के हो, बस वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। आप उस पर शिफ्ट कर जाएं तो ठीक है। आप कहेंगे कि मैं इस क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करूँ एक चैप्टर को? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये 25 रीडिंग करनी है, ये 25 रीडिंग बुक्स की नहीं करनी थी दोस्तों। ये 25 बारी आपको एनसीईआरटी के साथ अपडेट होना था। वो अपडेट होने का तरीका अलग है मेरा, मैं बताता हूँ आपको। 25 रीडिंग आपको करने के लिए 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना होगा अपनी एनसीईआरटी को, जिसमें आपको 12 बार रीडिंग करनी है और 13 बार उस चैप्टर की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब कैसे करनी है, क्या करना है, नहीं समझ पाए? मैं समझाता हूँ, समझो। आपने 1 बार रीडिंग करी बुक्स की, 1 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, 2 हो गया। फिर रीडिंग करी,
फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 4 हो गए, फिर रीडिंग करी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 6 हो गए। मतलब आप 12 बार रीडिंग करेंगे तो आपको 12 बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल अपडेट बैकअप द फॉर्म में आपके ब्रेन में घुस के बैठ जाएगी। एक-एक लाइन आपके दिमाग में होगा, एक-एक पॉइंट आपके दिमाग में होगा, एक-एक फिगर आपके दिमाग में होगा, एक-एक नोटेशन आपके ब्रेन में होगा और आप एकदम आपकी आँखें एनसीईआरटी उगल रही होंगी, आपकी आँखों से एनसीईआरटी बह रही होगी। यकीन मानो इसके बाद आपके कोई प्रिपरेशन में कोई कमी होगी ही नहीं। बस इतना याद रखना है कि वो 25 आपको अल्टरनेट मैनर में करना है, वो चीज़ें अल्टरनेट मैनर में है, सिर्फ रीडिंग नहीं, एक रीडिंग उस चैप्टर का एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं। मार्केट से आप एनसीईआरटी बेस्ड की अच्छी बुक्स लें, टेलीग्राम वगैरह पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन मिलते हैं, आप वो करें। आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं दोस्तों आपको शार्प करते जाएंगे कि आपकी बायो नीट की कितनी अच्छी होने वाली है। अब आप इतना करने के बाद अब लास्ट में आता है एक प्रॉब्लम कॉपी, जिसे मैं प्रॉब्लम कॉपी कहता हूँ। ये प्रॉब्लम कॉपी क्या है दोस्तों? ये प्रॉब्लम कॉपी वो है जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग किए थे, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, इनको करने के बाद आपको एक उसका निचोड़ मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, ये आपके सेल्फ इवोल्यूशन से पता चलेगा कि कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। या कई बार आप क्वेश्चन पीवाईक्यू करते समय या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कुछ अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये मे बी प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम में आ सकता है। आपका ये दिल, आपका दिमाग ये कहेगा, तो बस उस पॉइंट्स को उठाना है और आपको अपनी प्रॉब्लम कॉपी में लिख देनी है। कुछ ऐसे टॉपिक आएगी जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, आप उस पॉइंट को अपनी कॉपी में लिखिए और किसी भी फ्री बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप किसी भी बुक से पढ़िए और उसी इंपॉर्टेंट कॉपी में उसको पॉइंट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर लीजिए। जब आप इतना कर चुके होंगे दोस्तों, तो ये करते करते आप धीरे धीरे अपने एग्जाम के करीब पहुंच रहे होंगे, क्योंकि पुराने चैप्टर करते जाएंगे, नए चैप्टर का लोड आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। और मेरा यकीन करो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में 5-7 पेज में कितना टाइम लगेगा? पहले दिन मान लिया कि मैं पूरा एक दिन लग सकता है, दूसरी बार एक दिन तो नहीं लगेगा ना। कुछ 2 घंटे 4 घंटे में आप चैप्टर को पूरा करते, रिवाइज करते आगे बढ़ते निकल जाएंगे। जब आप कैसे करते निकलते रहेंगे, समय बीतता रहेगा और फिर एक ऐसा दिन आ जाएगा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम 2023 आपसे मात्र 45-50 दिन दूर होगा। अब आपको आएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी बायोलॉजी जैसे अभी इंप्रूव्ड है वैसे इंप्रूव्ड रहे और भी इंप्रूव होती जाए। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करना होगा दोस्तों। आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसे पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको लगा था एनसीईआरटी में नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीज़ें जो जरूरी लगेंगी जो आपको नहीं आया था वो आपकी प्रॉब्लम कॉपी में होगी, वो आपके पास है। ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी, आपको इनका रिवीजन करना है। आप कहेंगे समय लगेगा, नहीं मेरे दोस्तों, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप पिछली दिनों में इतनी बार उसको पढ़ चुके हैं कि वो बिल्कुल अब थ्योरेटिकल फॉर्म में है ही नहीं, वो वीडियोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट होकर आपके दिमाग में बैठ चुकी है। और दूसरी बात फिर क्या करेंगे, आपके पास जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए और मज़े में रहिए दोस्तों। यकीन मानिए कि आप कम से कम 340 लाएंगे मिनिमम, क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे एग्ज़ाम में जब मैंने दिया था तो मैंने 340 मार्क्स पाया था मैं, और ये सिर्फ मैं एनसीईआरटी से पाया था, सिर्फ एनसीईआरटी से। नो कोचिंग मॉड्यूल्स, नो रेफरेंस बुक, नो एडिशनल एनीथिंग, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ने मुझे 340 नंबर दिया था। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होती तो ये 340, 355, शायद 360 में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो मेरी बातों पे आप विश्वास कीजिए ना कीजिए, पर अगर आप समझदार होंगे तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि जो मैं कह रहा हूँ ये लॉजिकली साइंटिफिकली ये सही है, और आप इसको फॉलो चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा पक्का होगा। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपकी लाइक वीडियो करने से, सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।